प्रातिशाख्य परिषद के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है और इसका आरंभ की इस गोष्ठी के लिए और इस आयोजन के लिए और ऐसे आयोजन के लिए हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय और जगदीश जी बधाई के पात्र हैं। मैं वाक्यपदी का ज्ञाता नहीं, और भर्तरी तो बहुत व्यापक है। उसके बारे में कितना कहा जाए, क्या बांधू क्या छोड़ू रे। तो लेकिन जो प्रातिशाख्य के अंतर्गत जो वैदिक भाषा पद्धति है जी, उसका उसको जानने समझने की और उसको उसकी सीमाएं जानने की, उसकी व्याप्ति जानने की जो चर्चाएं हैं, वैदिक भाषा हो चाहे आज की हिंदी भाषा हो, इन सबकी जो वर्णमाला है वो अ से आरंभ होती है और अ तक जाती है। हमारा जो भाषा विज्ञान है, आपका विषय है, भाषा विज्ञान में कई तरह के ग्रुप बनाए हुए। उसमें से एक इंडो यूरोपियन है। ये जो अ से ह तक की जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला संस्कृत में भी प्रचलित है, प्राकृत में भी है, अपभ्रंश में भी है और वहां से आती हुई सब हिंदी तक भी है। यही नहीं, नेपाली में भी है, तमिलनाडु में भी है, तमिल में भी है और सिवली में भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो भाषा परिवार है, उस लिपि के आधार पर देखा जाए तो एक परिवार पूरे भारत का बनता है। क्या बात? उसको इंडो यूरोपियन या द्रविड़ परिवार या तीसरा परिवार या चौथा परिवार, इस तरह के विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी संभावना है। इस पर विचार किया जा सकता है। जब हम वाक्यपदी पर चर्चा करते हैं तो वाक्यपदी की वृत्ति जो है उसमें भी स्वयं भर्तृहरि ने कुछ लिखी है। उसमें एक श्लोक उद्धृत किया है, उससे बताया है कि जो तर्क है वो
तर्क के माध्यम से किसी बात को यदि सिद्ध किया जाता है तो वो अंतिम नहीं है, क्योंकि उस तर्क को खंडित करने वाला है उससे बढ़कर के दूसरा तर्क मिल सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि दर्शन जितने भी हैं वो सब तर्क के आधार पर आगे बढ़े और कुछ चीजें ऐसी हैं जो भर्तृहरि के बारे में एक दो बातें कही जा सकती है। भर्तृहरि का वाक्यपदी प्रसिद्ध है, भर्तृहरि के त्रिशतक प्रतिष्ठित है। मैं उस विभाग में नहीं पढ़ता कि ये एक है या दो है या 10 है। भर्तृहरि के नीति शतक का जो आरंभ होता है वो दिक्कालाद्यनो चिन्नानंत चिन्मात्रमूर्ते स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे, कौशाम्बी ने उसको संदेहास्पद में डाला कि ये संदेहास्पद है कि भर्तृहरि ने लिखा। अय्यर ने अपनी पुस्तक में भर्तृहरि संबंधी उसमें दिया है कि सोमानंद ने शिव दर्शन नामक पुस्तक में शब्द धातु समीक्षायाम अभी विद्वत भर्तृहरिणा दिक्कालादि लक्षेण व्यापकत्वं विहन्यते अवश्यम व्यापको यो हि सर्वदिक्षु वर्तते, एक श्लोक। दूसरा दिक्कालाद्यन्वच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्ते स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। मतलब ये है कि वो श्लोक जो है वो नीति शतक के आरंभ में रखा गया है, लेकिन है वह शब्द धातु समीक्षा का, और वो शब्द धातु समीक्षा की रचना भर्तृहरि ने की। ये किताब उपलब्ध नहीं है। गीता में कहा गया है, कृष्ण कहते हैं कि योग जो है बहुत समय पहले नष्ट हो गया था, उसको वापस में प्रकाश में ला रहा हूं। तो ऐसे उस परंपरा में उस तरह की बातें जो है बहुत समय से होती रही है, और भर्तृहरि का यह जो शब्द धातु समीक्षा ग्रंथ है यह भी उपलब्ध नहीं है। ये जो सदग्रंथ है लुप्त भय सदग्रंथ तुलसीदास ने कहा है, ये तो ये आपको तो ज्ञात है सभी, लेकिन उसकी मैं केवल याद दिला देता हूं। दूसरा एक और संदर्भ है लोक गायन में भर्तृहरि चल रहा है, नाट्य में चल रहा है। एक बार हमारे माछ के ऊपर जो कुछ चर्चा हो रही थी, तो कुछ माछ के
ज्ञाता लोग जो है पुराने, उन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं है कि बाद वाले जो मार्चकार हैं वो अपने मूल गुरु जो मार्चकार थे उनको नाम को त्याग करके स्वयं का नाम रखे। मतलब यह है कि आप मार्च लिखो तो भी बाल मुकुंद गुरु के नाम से लिखो, आप मार्च लिखो तो जो मूल मार्चकार है उनके नाम से लिखो। अब आज क्या होता है कि नाथ परंपरा में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध थे और वो हिंदी में है। हिंदी मतलब 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी की जो भी भाषा रही है सदोकड़ी, उस भाषा में। तो तात्पर्य है कि उस भर्तृहरि के नाम से जो हिंदी के गीत मिलते हैं वो उस भर्तृहरि के हैं क्या? वो जो आदि जिसने भर्तृहरि का शतक लिखा या वाक्यपदी लिखा, ये वो परंपरा है कि भर्तृहरि के जो शिष्य परंपरा है उस शिष्य परंपरा ने वो रचना की। जैसे शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य ने जो लिखा वो लिखा, लेकिन आज शंकराचार्य के नाम से बहुत सारी किताबें मिलती है। तो परिवर्तित शंकराचार्य उनके शिष्य ने उन लोगों ने किताबें लिखी है, वो शंकराचार्य के नाम से चल रही है। एक और याद दिलाना चाहता हूँ, भर्तृहरि का जब लोक परंपरा की बात होती है तो उसके साथ पिंगला आती है। बड़ी प्रसिद्ध कहानियां, बड़ी रोचक कहानियां हैं, अच्छे नाटक बनते हैं, लेकिन पिंगला मत नामक तांत्रिक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 4 में उसके कुछ संदर्भ प्राप्त होते हैं। मूल कॉपी उसके नेपाल में है और कलकत्ता से प्रकाशित भी है, ये कहा गया है। ये यामल परंपरा में जो जयद्रथ यामल है उस यामल परंपरा में आता है। उसमें यह भी उसकी दूसरी किताब में लिखा गया है कि इसमें जो तथ्य और जो विवरण दिए गए हैं उसका प्रभाव में दूध के पर है। अब है या नहीं है ये विद्वान जाने, लेकिन ऐसा उपलब्ध होता है। तो ऐसी जो कुछ बातें छोटी मोटी ज्ञान में आती है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। और ये बहुत आपने ये आरंभ किया गया। एक और चीज है, कमलेश दत्त जी त्रिपाठी के स्मरण में है, जब नंद दुलारे वाजपेयी जी यहाँ पर कुलपति थे तब कालिदास समारोह के समय एक गोष्ठी में नंद दुलारे वाजपेयी भी थे और अध्यक्षता कर रहे थे बड़ोसर उपाध्याय
बाहर से आए हुए थे, उस समय यहाँ नहीं थे वो। जी उसमें वक्ता थे दो, कमलेश दत्त त्रिपाठी और रामचंद्र द्विवेदी। क्या बात है, क्या बात है। जब वो व्याख्यान पूरे हो रहे तो भगवत उपाध्याय ने कहा अध्यक्ष की भाषण में कि अब मैं आश्वस्त हूं कि मेरी परंपरा आगे चलती रहेगी, क्योंकि केवल लच्छेदार भाषण नहीं, उसमें सार भी होना चाहिए। तो सार और लालित्य, इन दोनों का समन्वय गुरु जी उनके व्याख्यानों में पाया जाए। तो ऐसे कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को, उसके साथ ही इन्होंने जो नाट्य का संपादन का आरंभ किया था कालिदास अकादमी में, जी जी उस समय 3 लोगों का सहयोग लिया था उन्होंने। जी हमें बुलाया था, बालकृष्ण शर्मा थे और रमेश पांडे जो बाद में कुलपति दिल्ली में गए। तो 3 लोगों का सहयोग लिया था उस समय। कुछ समय, साल भर 6 महीने जितने भी जब समय किया हमने उसके साथ। तो बाद में बहुत कई यात्राएं हमने साथ में की और सानिध्य भी रहा। तो ऐसे त्रिपाठी जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।